आदाब नाज़रीन, मैं साइमा खान रंग और सकाफ़त से शराबोर आपका पसंदीदा शो रंग तरंग लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के इस शो में आपके लिए बहुत कुछ ख़ास है। जहाँ हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वहीं भारत की रंगारंग सकाफ़त एक ही छत के नीचे कैसे अपनी खुशबू बिखेर रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। और ख़ास तौर से अदब की दुनिया से आपके लिए एक बेहद दिलचस्प किताब हम लेकर आए हैं, उससे भी आपको वाकिफ़ कराएंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। फिराक गोरखपुरी का ये शेर उन जाबाज शहीदों की याद दिलाता है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें आज़ादी का तोहफ़ा दे गए। और हर साल जब जब आज़ादी का ये दिन आता है, पूरा माहौल ही तिरंगे के रंग में डूब जाता है। और इस बार का जश्न आज़ादी तो कुछ ख़ास होने जा रहा है, क्योंकि मुल्क अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। और इसे यादगार मनाने के मकसद से वज़ीर आज़म की जानिब से अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। 75 हफ्ते पहले शुरू हुए इस जश्न में मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, जिनका मकसद है नौजवानों को आज़ादी के जद्दोजहद से को समझाना और नौजवानों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना। आइए एक ऐसे ही प्रोग्राम से आपको रूबरू कराते हैं। साथ अगर हैं तो काफी है, हम निर्भर हैं खुद पे, हम रखते हैं दम। साथ अगर हैं तो काफी है, हम निर्भर हैं खुद पे, हम रखते हैं दम। छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता, इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान तुझसे। अपनी सकाफ़त, मुल्क से मोहब्बत और इसके वजूद से जुड़ी विरासत की हिफाजत करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस फ़क्र को अगली नस्ल तक पहुँचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे मुजाहिदे आज़ादी की कुर्बानियों की वजह से हमने आज़ादी की ये नेमत पाई है और अब मुल्क यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने के करीब है। वज़ीर आज़म ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए 75 हफ्ते कब्ल से ही इसका जश्न मनाने का अहद किया है और इसका शानदार इब्तिदा गुज़िश्ता दिनों अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में किया गया। सकाफ़ती प्रोग्रामों का ये सिलसिला पूरे साल मुल्क भर में चलेगा और इसकी एक खूबसूरत झलक इस प्रोग्राम में भी देखने को मिली। वज़ीर आज़म की इज्जत माब मौजूदगी ने इस प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत और यादगार बना दिया। इस मौके पर दांडी यात्रा को वक़ार बख्शता नगमा गाया गया। नौजवान गुलकार जुबीन नौटियाल ने जब अपनी सहरंगेज आवाज़ में दांडी यात्रा के सफ़र का आगाज़ किया तो हर कोई मानो उस दौर में पहुंच गया। दांडी यात्रा हमारी आज़ादी के सफ़र का मील का पत्थर है, जब महात्मा गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर भारतीय तारीख का रुख बदलने की नींव रखी थी। इस मौके पर कश्मीर के नामवर शायर दीनानाथ नादिम की लिखी सोर वतन पर कश्मीर के फनकारों ने सौरभ जाड़ू और इंडियन हारमोनी स्क्वायर ग्रुप की पेशकश ने भी समा बांध दिया। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और इस नगमे के जरिए भारत की यकजहती का जज्बा और दिल में उतर गया। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। एकता का ये धागा शुमाल से मशरिक और मगरिब से जुनूब तक हर हिस्से को हुब्बुल वतनी के जज्बे में पुरोता है।
वंदे मातरम के अजीम गुलकार हरिहरन की पेशकश ने एक बार फिर से माँ भारती के कदमों में अकीदत का सलाम पहुँचा दिया। इस नगमे पर भारत के जुनूबी फनकारों ने रक्स की खूबसूरत पेशकश भी दी। भारत के लोग, आजादी का अमृत महोत्सव हर भारतीय के दिल की ख्वाहिश है। ख्वाहिश ये कि वो भी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में शामिल हो और उन जाबाजों को सलाम कर सके जिनकी बदौलत हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में 75 हफ्तों तक हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद के रंग बरसेंगे। भारत जो रंग बिरंगी सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन, बेशुमार ज़ुबानों और मुख्तलिफ़ रिवायात का मुल्क है और इसी वजह से ये दुनिया के तमाम ममालिक से मुनफरिद भी है और मुमताज़ भी। यहाँ हर एक रियासत की अपनी एक अलग रिवायात हैं और सकाफ़त जो इसकी तर्ज़ ज़िंदगी में साफ दिखाई देती हैं। और भारत की इसी तनव्वु को एक ही छत के नीचे लाने का काम करता है हुनर हाट। हुनर हाट जो मकामी कारीगरों, दस्तकारों और फ़नकारों को न सिर्फ दुनिया के सामने अपनी सलाहियत पेश करने का एक ज़रिया बनता है बल्कि उनकी आमदनी के नए नए मौक़े भी फराहम कराता है। और वहाँ पर पेश होने वाले रंगारंग प्रोग्राम और मुख्तलिफ़ रियासतों के लजीज़ पकवान वहाँ आने वाले नाजरीन की तफरीह का सामान भी बनते हैं। तो आइए भोपाल के हुनर हाट से आपको रूबरू कराते हैं। भारत जो मेलों और बाज़ारों का मुल्क है,
ये हाट और मेले न सिर्फ पुराने जमाने से ही कारीगरों को अपने हुनर और अपनी महारत को जाहिर करने का मौका देते हैं, बल्कि मुल्क की सकाफती झलक भी इन हाट और मेलों में देखने को मिलती है। अक़लियती उमूर की वजारत की जानिब से एक ऐसे ही हुनर हाट का एहतमाम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुआ। वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर ही इस हुनर हाट में भी दस्तकारों, फनकारों और मकामी कारीगरों को अपने फन के जरिए रोजगार से जुड़ने का मौका मिला। इस हुनर हाट का इफ्तिताह वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। इस हुनर हाट के इफ्तिताह के दौरान शिवराज सिंह चौहान और मुख्तार अब्बास नकवी ने हाट में लगे पकवानों का जायका भी लिया। राजस्थान की दस्तकारी हो, उत्तर प्रदेश का लकड़ी का सामान या बालकनी और घर की सजावट के सामान, हुनर हाट में आए हर नाजरीन के लिए दिलचस्पी का हर सामान मौजूद था। वहीं खाने के शौकीन अफराद के लिए भी हुनर हाट में मुख्तलिफ किस्म के पकवान अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। भारत की हर रियासत की अपनी एक अलग रिवायात हैं, लोक सकाफत और संगीत हैं, और भारत की इसी तनव्वु की रंग बिरंगी झलक यहाँ हुनर हाट में देखने को मिली। भोपाल के इस हुनर हाट में कारीगरों और दस्तकारों को अपनी सलाहियत के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका तो मिला ही, साथ ही ये एक रियासत के लोगों को दूसरी रियासत के लोगों की सकाफत से रूबरू होने का जरिया भी बना। मौसीकी, गीत संगीत से हटकर भी एक दुनिया है, और वो है अदब की दुनिया। अदबी बातें कुछ पल के लिए ही सही आपको दुनियादारी से अलग कर देती हैं, लेकिन ये बातें आपको एक सीख देती हैं, एक ख्वाब दिखाती हैं और उन ख्वाबों को हासिल करने का हौसला देती हैं और नई राह दिखाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही किताब से वाकिफ़ कराने जा रहे हैं। ये युवल नोआ हरारी की किताब सैपियंस है। इस किताब की खासियत ये है कि इसे पढ़कर इंसान के बारे में आपकी सोच बदल जाएगी। कुदरत और इंसान के रिश्तों को ये नई तरह से समझाती है। आइए इस किताब से आपको रूबरू कराते हैं। हर इंसान के डीएनए का नक्शा अलग अलग होता है। तो क्या हम ये माने कि हर इंसान अपने आप में मुनफरिद है? तो क्या हम ये भी माने कि हर इंसान इस बुनियाद पर बराबर नहीं है? सलाहियतों की बात की जाती है। क्या हम ये कहें कि सब अपनी अपनी सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं? लेकिन यह भी बेहद जरूरी है कि इन सलाहियतों को समाज में परवान चढ़ाया जाए, उसको फरोग दिया जाए। ऐसे में ये सवाल पैदा होगा कि पैदाइशी सलाहियतें क्या हरफ आखिर हैं? कुछ इसी तरह की बातें किताब सैपियंस करती है, जिसके मुसन्निफ युवाल नोआ हरारी हैं। जब खेती किसानी शुरू हुई तो इंसानों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी अपनी जिंदगी को बाकी रखने के लिए, और साथ ही साथ उसके तग़ज़िये का मेयार भी कम हो गया, इसलिए कि एक जगह मखसूस अनाज की पैदावार से उसे मुनासिब तग़ज़िया नहीं मिल पाता था। जैसा कि जब इंसान एक शिकारी के तौर पर जंगलों में भटकता था, तो एक तरह से खेती किसानी इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद नहीं रही। ये बात ये किताब बताती है।
खेती किसानी अपने साथ बहुत सी नई चीजें लाई, जैसे समाज की तश्कील, समाजी ज़ाब्तों की तश्कील। यहीं पर एक तरह के हिफ्ज़ मरातिब भी कायम हो गए। तफरीक भी गोया यहीं से शुरू हुई। किताब बताती है कि आज इंसान जिस तरक्की याफ्ता सूरत में है, उसके मुस्तकबिल का रूप क्या हो सकता है। जिस तरह कदीम दौर में बहुत से जानदार फना हो गए, क्या इंसान उससे सबक लेकर खुद को उससे आगे ले जाना चाहता है? इस तरह के सवालात इस किताब में कई जगह कायम किए गए हैं। 2011 में यह किताब हिब्रू जबान में सबसे पहले लिखी गई। ये दुनिया भर में मकबूल हुई। 2014 में इसका अंग्रेजी तर्जुमा हुआ। बाद में यह किताब इतनी मकबूल हुई कि अब तक दुनिया भर में 60 से ज्यादा जबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। मौसीकी सुरीली आवाज़ का नाम ही नहीं है, बल्कि तहज़ीब और सक़ाफ़त को ज़ाहिर करने का एक ज़रिया भी है। मौसीकी जहाँ दिलो दिमाग को सुकून बख्शती है, वहीं अपने दिल के जज्बात को ज़ाहिर करने का ज़रिया भी बनती है। और कई मौक़ों पर तो यही मौसीकी हमें खुदा से इतना करीब ले आती है कि हम एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। ऐसी ही एक मौसीकी की शक्ल है बाउल मौसीकी, जिसे फ़कीरी मौसीकी भी कहा जा सकता है, जिसकी इब्तिदा बंगाल में हुई थी। बाउल कम्युनिटी के लोग आम तौर से खाना बदोश होते हैं। इनका मानना होता है कि मौसीकी इत्तेहाद का सबसे मजबूत ज़रिया है और इनके गानों में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान होता है। आइए ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। अपनी सुरीली आवाज़ में आप तक बंगाल की सकाफत के रंग पहुंचा रहे हैं बाउल गुलकार आधार कश्यप और बलराम कश्यप, जो हुबली से दिल्ली आए हैं और मुल्क भर में बाउल मौसीकी के जरिए अपने नगमे का रस बिखेर रहे हैं। भारत में भक्ति संगीत की रिवायत बहुत पुरानी है। सूरदास, मीराबाई, अमीर खुसरो और कबीर दास ने इस सिलसिले को थमने नहीं दिया। इस मौसीकी की धारा मगरबी बंगाल में भी बहती है, जहां हर साल बाउल म्यूजिक के 2 बड़े मेले लगते हैं। बंगाल की सरजमीन पर पैदा हुई बाउल सकाफत का असर मगरबी बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा और आसाम तक है। इस मौसीकी से खास तौर से समाज में इक़्तिसादी तौर से बेहद कमज़ोर लोग जुड़े रहे हैं और इनके गाने क़दामत पसंदी से मुख्तलिफ हैं। बाउल कम्युनिटी से जुड़ने वाले लोग बेहद सादा दिल और नरम तबीयत के लोग होते हैं। शायर दुदू शाह की नज़्म के एक मिसरे में बाउल सकाफत का बेहद वाज़ेह तज्ज़िया है। वो कहते हैं, जे खोजे मनुष्य खुदा सही तो बाउल, यानी जो इंसान में खुदा को तलाशे वही बाउल है। एक तारा और डुबकी बाउल गुलकारों के खास साजो सामान हैं और इसी के जरिए ये गांव-गांव और शहर-शहर जाकर अपने गीत सुनाने की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने गीतों के जरिए अपने ख्यालात और अपने यकीन को करीब 600 सालों से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। ये फन गुरुओं के जरिए शिशुओं तक पहुंचा और फिर एक गुलकार से दूसरे गुलकार तक। इस तरह ये भारत में कदीमी उस्ताद और तलबा की रिवायत की भी मिसाल है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तो बाउल म्यूजिक से इतने मुतासिर थे कि उनकी तख्लीकों में भी इसका बेहद गहरा असर देखने को मिला और आज भी बंगाल की मिट्टी की सौंधी खुशबू में गाते ये बाउल ऋषि अपने सुरों की धारा से अमृत घोल रहे हैं। बांसुरी से सीख ए जिंदगी सबक जीने का, कितने छेद हैं सीने में फिर भी गुनगुनाती है। एक छोटी सी बांसुरी न सिर्फ हमें ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाती है, बल्कि हमारे दिलो दिमाग को सुकून भी बख्शती है।
बांसुरी जिसके बगैर मौसीकी का हर रंग फीका पड़ जाता है और इसके सुनने वाले ऐसे शहर में जकड़ जाते हैं और ये उनके दिलों के तार को भी छेड़ देती है। बांसुरी बजाना और सीखना बेहद मुश्किल है। इसके लिए बरसों की लगन और रियाजत की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये बांसुरी किसी माहिर के हाथ में हो तो एक ये अलग ही जादू जगाती है और सुनने वालों के कानों में रस घोल देती है। ऐसा ही रस बांसुरी नवाज पंडित रानू मजुमदार ने अपने सुनने वालों के कानों में घोल दिया जब उन्होंने दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में अपनी शानदार पेशकश दी। आइए आपको दिखाते हैं। अपनी बांसुरी की धुनों से मुल्क और दुनिया में एक अलग पहचान बनाने वाले और मौसीकी के दीवानों के कानों में मिसरी घोलने वाले बांसुरी नवाज पंडित रानू मजुमदार को सुनना अपने आप में एक तजुर्बा है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली का त्रिवेणी कला संगम उनकी सुरीली बांसुरी की धुनों का गवाह बना। मौका था 8वें गुरु मदनलाल कौसर म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल का। आमतौर पर मैया घराने की रिवायत के मुताबिक जब कोई साज बजाया जाता है तो उसकी बढ़त उसके मेल से ही होती है और अलाप, चोर और झाला के बाद तबले के मेल से मौसीकी की तख्लीक की जाती है। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ अलग था। इसमें पंडित रानू मजुमदार ने 30 साल बाद बांसुरी को साज के तर्ज पर नहीं बल्कि नगमे की तर्ज पर बजाया। उन्होंने राग भोपाली में एक अनोखे ख्याल की पेशकश दी और उनकी बढ़त भी मौसीकी की तर्ज पर ही की। पंडित जी ने अपने वालिद से बांसुरी की तरबियत ली और अब वो अपने बेटे को भी इसकी तरबियत दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में पंडित रानू मजुमदार ने अपने तलबा और बेटे ऋषिकेश के साथ पेशकश दी और इन दोनों की जोड़ी ने सुनने वालों को महसूस कर दिया। पंडित रानू मजुमदार बनारस में पले बड़े और बनारस की सकाफत के तमाम रंग उनकी बांसुरी में मिसरी खोलते हैं। सुर और संगीत में बांसुरी की धुन शामिल ना हो तो मौसीकी के रंग फीके पड़ जाते हैं। बांसुरी का जिक्र हीर रांझा, गोपी और सखियों तक ही महदूद नहीं बल्कि इसकी रिवायत सदियों पुरानी है और जदीद दौर में भी बांसुरी नए नए साजो तर्ज के साथ अपना जादू बिखेर रही है।
प्रोग्राम में महाराष्ट्र की गुलकार डॉक्टर चेतना पाठक ने अपने सुरों से सुनने वालों को मौसीकी के एक नए सफर पर पहुंचा दिया। उनके साथ तबले पर श्री दर्जा भावे और हारमोनियम पर विदुषी और सितार पर अमृता मुखर्जी ने साथ दिया। ये 8वां एडिशन भी मुल्क भर की सलाहियतों को एक ही छत के नीचे लाने में कामयाब रहा। और पंडित रोनू मजुमदार की बांसुरी ने इसमें 4 चांद लगा दिए। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के इस सफ़र को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक रंग बिरंगे गुलदस्ते के साथ। तब तक हमको इजाज़त दीजिए। आदाब।